हेलो बच्चों, क्लास 8 कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे बच्चों। तो अपन लोग बात कर रहे थे सोलर सिस्टम की, और सोलर सिस्टम का ये टॉपिक बहुत ही लंबा चला। 4 वीडियो इसके अपलोड हो चुके हैं, वो भी करीब करीब 30-30 मिनट के, फिर भी कवर नहीं हो पा रहा है। फिर भी कोशिश करेंगे कि आने वाले 2 क्लासेस में इसको ज़रूर कवर कर लें। ओके, दिस इज आप यू कैन आल्सो ज्वाइन योर यूट्यूब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ओके, दैट इज़ आवर वेबसाइट। ओके, लेट्स लुक। अपन लोग को सैटर्न से आगे बढ़ना था। करीब करीब आपके इतने पेजेस और बचे हुए हैं, जिसमें 3 वीडियो और जाएंगे इसके। ओके, चलिए सैटर्न की बात करते हैं। सैटर्न के बारे में थोड़ी चीज़ें हमने पढ़ लिया था। सैटर्न इज़ द सेकेंड बिगेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। जो सैटर्न है वह आपका दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है, प्लैनेट है आपके सोलर सिस्टम का। ओके, द मॉड्यूल ऑफ द मेनली ऑफ द हाइड्रोजन और हीलियम, और ज़्यादातर जो ये बना हुआ है वह किससे, हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। द मोस्ट डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ द सैटर्न द सिस्टम ऑफ कलरफुल रिंग अराउंड इट। ओके, तो सबसे जो एडवांस इसका करेक्टर है वह यह है कि जो सैटर्न है उसके चारों ओर एक कलरफुल रिंग बनती है। ओके, आपने देखा होगा कलरफुल रिंग बनती है, और वह आपके सोलर सिस्टम पे किसी और प्लेनेट का बिल्कुल भी नहीं बनता एक्सेप्ट ओनली द सैटर्न। ओके, उसके को छोड़ दिया जाए तो सैटर्न हैज़ 30 सैटेलाइट, और जो पूरा सोलर सिस्टम का सबसे ज़्यादा यदि सैटेलाइट किसी के पास है तो वह आपका सैटर्न है, और इसको हिंदी में शनि ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। देखिए ये जो आपको रिंग दिखाई दे रही है बच्चों, यही रिंग क्या कहलाती है, कलरफुल होती है, और यही रिंग की वजह से यह बाकी प्लैनेटों से थोड़ा सा अलग है। और इस यहाँ से आप देखोगे तो आपका जो आपका सन है, सॉरी आपका अर्थ है, वह कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं, और ये जो कलरफुल रिंग है वह इस तरीके का देख सकते हैं, कितना खूबसूरत ढंग से दिखाई दे रहा है कलरफुल रिंग। ओके बच्चों, देख पा रहे हो आप लोग, कलरफुल रिंग है। आगे बढ़ते हैं, ये बाहर वाली जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको, यही स्ट्रक्चर कलरफुल रिंग है जो अभी आपने देखा, और ये किसमें आपको देखने को मिलता है, सैटर्न प्लेनेट में। बात करते हैं यूरेनस की। यूरेनस वाज द प्लेनेट टू हैव बीन डिस्कवर्ड विद द हेल्प ऑफ अ टेलीस्कोप। ओके, तो आपका जो यूरेनस है वह एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जिसकी डिस्कवरी जो है आपको टेलीस्कोप की मदद से किया गया। यूरेनस इज़ द 3rd बिगेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, और ये आपके सोलर सिस्टम का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा कौन है, जुपिटर, सेकेंड वन सैटर्न, और थर्ड वन दैट इज अ यूरेनस। ओके, नेक्स्ट क्या है इसके बारे में और कौन सी बातें समझने लायक है, द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ द यूरेनस इज दैट, और सबसे रिमार्केबल फीचर यदि कि यूरेनस का कोई है चीज़ है तो वह क्या है, गैस हाईली tilted axis of the rotation. Uranus appear to roll on its side while orbiting around the sun. Okay, Uranus is made of the hydrogen and helium. The planet has 21 satellite. Okay, तो जो आपका यूरेनस है बच्चों वह भी हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर के बना हुआ है, और इसके पास 21 सैटेलाइट हैं। कितने हैं, 21 सैटेलाइट। ओके, आगे बढ़ते हैं, यूरेनस के बारे में और कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं, दैट इज़ ये आप देख सकते हो, ये यूरेनस का स्ट्रक्चर है। यूरेनस कितनी खूबसूरत ढंग से ये दिखाई दे रही है, कितनी ब्यूटीफुल है ये। ओके, अच्छे से देख पा रहे हो आप लोग। आगे बढ़ेंगे, ये यूरेनस का ही स्ट्रक्चर है। बात करते हैं नेपच्यून की, तो नेपच्यून ये 8वें नंबर का आपका प्लैनेट है। क्या बोलता है, द प्लैनेट नेपच्यून इज़ द फारदेस्ट फ्रॉम द सन। ये फारदेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा दूरी पर है नेपच्यून बच्चों, सबसे लास्ट में। लेकिन एक और है जिसको प्लूटो बोलते हैं, लेकिन उसको अब सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं माना जाता, तो हम उसको क्यों बोलें, लेकिन ये सबसे ज़्यादा दूरी पर स्थित रहने वाला आपका प्लैनेट है। द अर्थ नेपच्यून इज़ द 2nd प्लैनेट विच हैज़ डिस्कवर्ड विद द हेल्प ऑफ द टेलीस्कोप। तो यूरेनस और नेपच्यून ये 2 एक ऐसे प्लैनेट हैं जिनको टेलीस्कोप की मदद से डिस्कवर किया गया। आप आगे बात करते हैं, नेपच्यून इज द एक्सट्रीमली कोल्ड प्लैनेट, और यह बहुत ज़्यादा ठंडी प्लैनेट है, बहुत ज़्यादा ठंडी है यहाँ। ओके, इज द 4th लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, और 4th नंबर का लार्जेस्ट प्लैनेट, सबसे बड़े की बात करें तो 4th नंबर का लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का आपका। नेपच्यून हैज़ द 8 सैटेलाइट, जबकि नेपच्यून के पास 8 सैटेलाइट है, और इसको हिंदी में वरुण ग्रह के नाम से जाना जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये है आपका नेपच्यून। वाह, व्हाट अ लुक, बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है आपको, है ना नेपच्यून। चलिए ये बात करते हैं सैटेलाइट की।
अपन लोगों ने पूरे प्लेनेट को 1 बाय 1 कवर कर लिया। अब बात करते हैं सैटेलाइट के बारे में, हमें कौन कौन सी चीज़ें जानने लायक है। सैटेलाइट इज आल्सो अ सेलेस्टियल बॉडी दैट रिवॉल्व अराउंड अ प्लेनेट। तो जो सैटेलाइट होते हैं वह भी आपके सेलेस्टियल बॉडी का एक हिस्सा है, पार्ट है, लेकिन जो आपके ये है बच्चों सैटेलाइट है वह आपके प्लेनेट के चारों ओर घूमते हैं, ना कि सन के। ओके, मून इज द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, मर्क्यूरी वेनस डज नॉट हैव एनी सैटेलाइट। तो देखिए यहाँ बोला गया है कि जो मून है वह अर्थ का एकमात्र सैटेलाइट है जो कि अर्थ का चक्कर लगाता है, अर्थ को अराउंड घूमता है। लेकिन यदि हम दो केसेस की बात करें आपके पूरे सोलर सिस्टम पे, तो वेनस का और मर्क्यूरी का, दोनों के किसी भी तरीके की कोई भी सैटेलाइट नहीं है, मतलब वहाँ किसी तरीके से कोई चांद नहीं है मर्क्यूरी और सैटर्न में। ओके, सो नॉट अ सैटर्न, वेनस में। नेक्स्ट क्या है सैटेलाइट के केस में, द सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द प्लेनेट। जो सैटेलाइट है वह प्लेनेट के चारों ओर घूमते हैं ड्यू टू द ग्रेविटेशन पुल ऑफ द प्लेनेट, इसलिए क्योंकि जो ग्रेविटेशन है प्लेनेट के द्वारा खींचे जाने वाले जो ग्रेविटेशन है उसकी वजह से उसके चारों ओर घूमते हैं। द सैटेलाइट हैव नो लाइट। जो सैटेलाइट है उसके पास कुछ तरीके से कोई लाइट नहीं होता ऑफ देयर ऑन, उनके खुद का। दे रिफ्लेक्ट सनलाइट, वह क्या करते हैं ओनली सन के लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, उनके पास खुद का लाइट नहीं होता, वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। बच्चों आगे बढ़ते हैं, ये देख सकते हो आप लोग, द सेलेक्ट मून ऑफ द सोलर सिस्टम विथ अर्थ फॉर स्केल। ये आपका अर्थ है और अर्थ के बाद ये देख सकते हो मून का किस तरीके से दिखाई देता है आपका सैटेलाइट स्ट्रक्चर। चलिए मून की बात करते हैं, आपका सैटेलाइट है अर्थ का, और क्या कौन से कैरेक्टर को अपने साथ में रखता है, इसका इंट्रो क्या है देखते हैं। द मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। जो मून है बच्चों वह आपका नेचुरल सैटेलाइट है किसका, अर्थ का। ओके, मून इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट टू द अर्थ, और साथ में बहुत पास में, अर्थ के बहुत पास में रहने वाला एक सेलेस्टियल बॉडी है मून। ओके, इट टेक 29.5 डेज फॉर मून टू रोटेट द अर्थ। ओके, तो ये करीब करीब कितना 29.5 मतलब 29.5 दिन लेता है मून जो है अर्थ का एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए। कितने दिन लेता है, 29.5 दिन, मतलब 29.5 डेज लेता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सरफेस ऑफ द मून इज कवर्ड विथ हार्ड एंड लूज डर्ट। ओके, तो जो सरफेस है मून का, जो सरफेस वाला हिस्सा है उसके ऊपर क्या है, बहुत ज़्यादा हार्ड और लूज डस्ट से डर्ट है बहुत ज़्यादा। ओके, क्रेटर्स क्या है, माउंटेन्स हैं, क्रेटर्स हैं, माउंटेन हैं। ओके, सिंस देयर इज नो एयर वाटर लाइफ इज इम्पॉसिबल ऑन द मून सरफेस। ओके, और साथ में मून के पास किसी तरीके से कोई एनवायरनमेंट, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, पानी नहीं है, ओके, एयर नहीं है, और जब ये सारे चीज़ें नहीं है तो वहाँ लाइफ की पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल भी नहीं बनाई जा सकती बच्चों। ओके, आगे बढ़ते हैं, ये देख सकते हो आप लोग, ये मून है, ये मून है, और इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर दिखाई देता है मून का। और कई बार आपने इंटरनेट में भी मून का स्ट्रक्चर देखा होगा, सरफेस स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं, ये मून का सरफेस स्ट्रक्चर है आपका। चलिए नेक्स्ट, यस, मैन ऑन द मून। ये बहुत अच्छा बात है कि इंसान मून के ऊपर कर क्या रहा है और कभी गया भी है कि नहीं। यहाँ से हमेशा आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों कि मून के सब्जेक्ट में मैन क्या है, मैन ऑन मून। द फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन द मून वाज नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके, तो वह फर्स्ट व्यक्ति जो कि चांद के धरा पर, चांद के सरफेस पर अपना कदम रखा, उनका नाम नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, फॉलोड बाय द एल्ड्रिन एंड द लास्ट वन मैकल कलेंस ऑफ यूएसए। ओके, देखिए यहाँ बोला गया कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग है विच आर फॉलोड बाय एडविन, एक नाम है, एल्ड्रिन ये नाम है, एक लास्ट वाला वन है जिसका नाम मैकल्स है। ये 3-4 लोग साथ में गए थे, कॉलाइन ऑफ यूएसए से हैं। दे वर क्रू ऑफ द अपोलो 11, और जो सैटेलाइट, जो इनका प्लेन मून तक गया था उसका नाम अपोलो 11 था, और इसके नाम से ही, इसी नाम से, अपोलो 11 के नाम से ही हॉलीवुड की एक बहुत अच्छी खूबसूरत मूवी बनाई गई है जिसमें ये दिखाने की कोशिश किया गया कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग किस तरीके से चंद्रमा के धरा पर अपना पहला कदम रखे थे बच्चों। ओके, ये करीब करीब लैंड हुआ था जुलाई 1969 को। ओके, इतने साल हो गए तब पहले यहाँ लैंड किया गया था ज़मीन पर। कहाँ, चंद्रमा के ज़मीन पर, मून के धरा पर फर्स्ट बार लैंडिंग की गई थी, वह था जुलाई 1969। ओके, चलिए
ये तो कुछ हिस्ट्री वाले बात हुई, कुछ फैक्ट वाले बातें हुई। आगे देखते हैं। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर आपका है जिसमें दिखाया गया है जो आपका नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, उनके साथ में एक और साइंटिस्ट थे। ओके, तो ये चांद में है, इनको एस्ट्रोनॉट को दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चलते हुए दिखाया गया है, देख सकते हैं आप लोग, मून में चलते हुए, वॉकिंग करते हुए। फेसेस ऑफ मून एंड मून्स लाइट। ओके, फेसेस ऑफ मून एंड मून्स लाइट की बात करते हैं, फेसेस ऑफ मून और मून्स लाइट की बात करते हैं। तो क्या है इसमें? We are able to see the moon because the sunlight falling on the moon reflected towards the earth. Okay, तो मून के पास खुद का कोई लाइट नहीं है बच्चों, वह हमें इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जो सन लाइट है जब मून के ऊपर पड़ते हैं और वह रिफ्लेक्ट होते हैं हमारे अर्थ की ओर, तभी हमें मून कैसे दिखाई देता है? चमकीला दिखाई देता है, ब्राइट दिखाई देता है। द डे ऑन द विच द मून इज नॉट विजिबल। अब आपने देखा होगा दिन के टाइम पे मून तो दिखाई नहीं देता, ऐसा क्यों? ओके, इज कॉल्ड द न्यू मून डे। और यदि यहाँ बोला गया कि दिन के टाइम पे मून दिखाई देता है, द डे ऑन विच द मून इज नॉट विजिबल, वह दिन जब मून जो है दिखाई नहीं देता, उसको अपन लोग न्यू मून डे के नाम से भी जानते हैं, न्यू मून डे बोलते हैं। द डे ऑन विच द वोज ब्राइटेस्ट ऑफ द मून इज विजुअल टू अस इज कॉल्ड द फुल मून। ओके, तो ये है आपका फुल मून। ओके, फुल मून को आप कह सकते हो पूर्णिमा का दिन, और न्यू मून डे को कह सकते हो आप लोग अमावस्या का दिन। ओके, तो यही बात बोलने की कोशिश किया गया है। विच हैव वन न्यू मून एंड वन सक्स मून डे ड्यूरिंग अ मंथ। ओके, आगे बात करते हैं। एज मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ वंस एवरी मंथ मूव अराउंड द सन। ओके, अब यहाँ बोला गया है कि जो मून है वह हर महीने अर्थ का चक्कर लगाता है। ओके, हर महीने। ओके, मूव्स अराउंड द सन, देन क्या लिखे? अलोंगिंग विथ अर्थ डिफरेंट अमाउंट ऑफ इट्स सन लेट्स अस आर टर्न टूवर्ड्स द अर्थ। ओके, और वो इसलिए मून जो है अर्थ के चारों ओर घूमता है क्योंकि जो अर्थ है अपने ग्रेविटेशन की वजह से उसको खींच के रखता है, उसको वहाँ से ज़्यादा दूर जाने नहीं देता। देखिए, ये आप अच्छे से देख सकते हो कि ये हमें क्यों ऐसा दिखाई देता है। दैट इज़ द सन। ये आपका सन है, यहाँ से लाइट आए, ये लाइट जो है आपके अर्थ में पड़ते हैं और अर्थ के ये वाले हिस्से को ब्राइट कर देते हैं। ओके, ये वाला हिस्सा ब्राइट हो जाता है जबकि ये वाला हिस्सा ब्लैक का है। ओके, जब ये वाला हिस्सा ब्राइट हो जाता है तो इसकी वजह से ये वाला हिस्सा ढक जाता है किसका? मून का। ओके, इसी वजह से आधा मून दिखाई देता है और ये आधा हिस्सा डे का टाइम हो जाता है और इधर वाला हिस्सा अर्थ का नाइट का टाइम हो जाता है। और ठीक जब 12 घंटे होते हैं तो ये वाला हिस्सा धीरे धीरे ऐसे बदलने लगता है और ये हिस्सा पीछे चला जाएगा और ये हिस्सा आगे वाला चला आएगा। तो पीछे वाले हिस्से में डे हो जाएगी और ये आगे वाले हिस्से में रात हो जाती है। तो कुछ इस तरीके से प्रोसेस होता रहता है। आगे बढ़ते हैं। जी, मून के अलग अलग डायग्राम यहाँ दिखाए गए हैं बच्चों कि पूरे 29 डेज तक किस किस तरीके से मून अपने आप को चेंजेस लाता है। ये भी देख सकते हो आप लोग जी। ये आपका हाफ फर्स्ट क्वार्टर। ओके, फर्स्ट क्वार्टर में कैसा है दिखाई दे रहा है हाफ। इसके बाद ये आ जाएगा आपको बॉसिंग चेस्टनट, द न्यू वन दैट इज़ द थर्ड क्वार्टर, और इसके बाद में फुल मून। ओके, तो चारों साइड बदलने की वजह से इसके स्ट्रक्चर लगातार बदलती रहती है और उधर सन के रेसेस आते रहते हैं। बात समझ में आ रही है? ये तो सोशल साइंस का हिस्सा है, फिर भी इसमें समझना चाहिए आपको किस तरीके से काम करता है। ये सन के रेसेस हैं, आएंगे तो आधा हिस्सा इसका ब्राइट दिखाई देगा, आधा हिस्सा ढका हुआ दिखाई देगा। ओके, यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम अदर मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम, कुछ और मेंबर हैं जो कि सोलर सिस्टम का हिस्सा हैं प्लेनेट और सैटेलाइट के अलावा भी। कौन कौन से हैं देखिए। इन एडिशन टू द सन, प्लैनेट एंड द सैटेलाइट, द सोलर सिस्टम आल्सो इंक्लूड्स द एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स को अपने साथ में इंक्लूड्स करता है सोलर सिस्टम। दूसरा कॉमेट्स को। तीसरा
मेटियोरॉइड्स को, और तीसरा है आर्टिफिशियल सैटेलाइट को भी शामिल करता है। देखते हैं, ये आपका एस्ट्रॉइड है, इनके डायग्राम समझ लेते हैं एस्ट्रॉइड में क्या है। ओके चलिए, दैट इज एस्ट्रॉइड, ये आपके एस्ट्रॉइड है, सन, अर्थ, सन, ये सारे 2-3 प्लेनेट, और उसके बाद में एस्ट्रॉइड है जो रात के टाइम पे आपको दिखाई देते हैं, इसको भी सोलर सिस्टम का हिस्सा ही माना जाता है। ये आप देख सकते हो, ये है एस्ट्रॉइड। दूसरा कॉमेट्स की बात करते हैं। कॉमेट्स क्या है? ओके, कॉमेट्स आर द वेरी स्मॉल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, ये बहुत छोटे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट होते हैं, मेड ऑफ द गैस डस्ट, और जो कि गैस और डस्ट से मिलकर के बने होते हैं, और सन के चारों ओर घूमते रहते हैं हाई एक्लिप्टिकल ऑर्बिट में, और बिकम विजुअल ओनली व्हेन दे कम क्लोज टू द सन, और ये तभी विजुअल होते हैं जब ये कभी भी सन के क्लोज में आ जाते हैं तब। ओके, और ये कॉमेट्स जो है एस्ट्रॉइड के कंपेरिजन में छोटे होते हैं बच्चों। पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन होता है कॉमेट्स का अराउंड द सन इज़ द वेरी वेरी लार्ज, बहुत ज़्यादा। हाफ हेलिस कॉमेट आज द पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन इज़ 36 ईयर्स। ओके, तो कुछ धूमकेतु बोलते हैं जिनको कॉमेट्स, धूमकेतु, ये करीब करीब एक है नाम है जिसका नाम है हैली धूमकेतु। ओके, कॉमेट्स ये करीब करीब 76 साल लगाता है एक सर्किट कंप्लीट करने में, रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में सन के चारों ओर। इसको अपन लास्ट टाइम देखा गया था 1986 में। तो फिर से इसमें जोड़ लीजिए 76 साल, 76 ईयर्स और जोड़ लीजिए, कब दिखाई देगा अब हमें। ईच कॉमेट्स रेवोल अराउंड सन इट्स ऑन ऑर्बिट, तो सन के चारों ओर ये घूमते हैं अपने ही ऑर्बिट में। ओके, आगे बढ़ते हैं। कॉमेट्स के बारे में भी आपने पढ़ लिया। मेट्रियोइड्स, ये कॉमेट्स किस तरीके से सन के चारों ओर घूमते हैं, ये इस तरीके से अराउंड ये। ओके, आगे बढ़ेंगे। ये इसमें भी देख सकते हो, जो आपका हैली है वो ये है, 2024 में दिखाई देने के लिए बोल रहा है। 1986 में लास्ट बार देखा गया था, 2024 में देखा जा सकता है। और इसकी जो ऑर्बिट है वह इस तरीके से है, और सॉरी इसके हैली की ऑर्बिट ये है, और इस ऑर्बिट में वह घूमता रहता है। ओके, ये तो लास्ट वाला जो ऑर्बिट आपका ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है तो प्लूटो का ऑर्बिट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेट्रॉइड्स क्या हैं? मेटियोराइट्स क्या हैं? मेटियोराइट्स आर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, ये भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है। रेंज इन साइज फ्रॉम टीनी सैंड ग्रेन्स, बिल्कुल बहुत छोटे रेत के टुकड़े जैसा होता है, और बिग बोल्डेड भी होते हैं, और सेवरल 100 टन्स इनका वेट रहता है। सेवरल कई 100 टन इनका वेट रहता है सॉरी। और ये रिवॉल्व होते हैं अराउंड द सन और अपने ही ऑर्बिट में। मेट्रॉइड्स आर मच स्मॉलर देन द, जो मेट्रॉइड्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं कंपेरिजन टू द एस्ट्रोनॉइट और कॉमेट्स के। मेट्रॉइड्स आर द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्काई विच वी सी एज द ब्राइट स्ट्रैक, ओके, ऑफ द लाइट। ब्राइट स्ट्रैक ऑफ लाइट जब आती है तभी हमें ये दिखाई देते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। शूटिंग स्टार्स के नाम से भी इनको जाना जाता है, शूटिंग स्टार्स के नाम से भी जाना जाता है। ये देख सकते हो, ये इसमें शूटिंग स्टार्स के नाम से भी इनको जाना जाता है, देख सकते हो। आगे देखते हैं, ये शूटिंग स्टार के नाम से। अरे जो मेट्रॉइड्स वो होते हैं जो एकदम से आते हैं और तुरंत गायब हो जाते हैं, रात के टाइम पे देखा होगा। ये बीच बीच में जिसको कोई आजकल बड़ा ही अंधविश्वास है, बोलते हैं कोई किसी की मृत्यु हो गई है और आत्मा जा रहा है, वो एक्चुअली है नहीं ऐसा, वो भी सेलेस्टियल बॉडी ही है, और जिसको आप लोग मेट्रॉइड्स भी बोलते हो। ओके, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये अच्छा टॉपिक है, लास्ट में है कि किस तरीके से इंसान जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजता है और किस तरीके से वो काम करते हैं। अ मैन मेड स्पेस क्राफ्ट प्लान इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ कॉल्ड अ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, मतलब इंसानों के द्वारा बनाया गया ऐसा स्पेस क्राफ्ट जो कि अर्थ के ऑर्बिट पे घूमता रहता है, किसी भी प्लैनेट के ऑर्बिट पे घूमता रहता है, उसको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोलते हैं। इट इज़ लोकेशन ऑन द आयनोस्फीयर, और इसका जो लोकेशन होता हुआ है ज़्यादातर आयनोस्फीयर में होता है अर्थ की। ओके, द मोशन ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट अराउंड द अर्थ इज मेंटेन बाय द ग्रेविटेशन, ओके, ग्रेविटेशन पुल। और जो सन के अर्थ के चारों ओर सैटेलाइट का घूमना, मूवमेंट होना, आर्टिफिशियल सैटेलाइट का घूमना, वो पूरी तरीके से कंट्रोल होता है किसके द्वारा? अर्थ ग्रेविटेशन के द्वारा। अर्थ देयर आर द 10 और करीब करीब अभी तक हमारे पास बच्चों 1072 सैटेलाइट अर्थ के उसमें भेजे गए हैं, सैटेलाइट है हमारे वर्ल्ड में अभी तक का। ओके, अब 50% सैटेलाइट किसके? अमेरिका के हैं ज़्यादातर। ओके, 50% सैटेलाइट 500 के आसपास। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सैटेलाइट है जिसकी वजह से आपका रेडियो चल पाते हैं, ये सैटेलाइट है जिसकी वजह से आपका
टीवी चल पाते हैं, आपके सेल फोन चल पाते हैं, मोबाइल चल पाते हैं, रेडियो चल पाते हैं, सब यही सैटेलाइटों की वजह से है। ओके, तो ये सैटेलाइट करीब करीब कितने हैं अभी 1076 के आसपास है, जिसमें से सबसे ज़्यादा सैटेलाइट यदि किसी के हैं तो वह आपका अमेरिका है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट काउंट, ओके, तो इसमें और चीज़ें हमें पढ़नी है क्या? नहीं पढ़नी है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट के तौर पर काफ़ी है। ये देख सकते हो इसमें अच्छा से दिखाया गया बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट। मैंने अभी बताया आपको एप्लीकेशन क्या है इसका, मैपिंग करने के लिए, जिस तरीके से आप मैप में देखते हो कि कहाँ जगह किस तरीके से जाने हैं, मैप हो गया। दूसरा हो गया रेडियो चलाने के लिए, टीवी चलाने के लिए, सेल फोन चलाने के लिए, इसमें सबसे ज़्यादा इन्हीं का यूज़ होता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट के फंक्शन है, ओके, एप्लीकेशन है, ये यहाँ तक आ जाती है और यहीं पे आपके चैप्टर आकर के सोलर सिस्टम जो है कंप्लीट होता है फाइनली। खूब लंबे दिनों से इसको चला रहे थे, अब मैं आपके बुक को देखूंगा कि कौन सा हिस्सा है जो इस चैप्टर से छूट गया, सोलर सिस्टम वाले हिस्से से। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्द नए चैप्टर के साथ। थैंक यू बच्चों।